हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे युकावा मेसॉन थियरी, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, ये बेसिकली हमें क्या बताता है बेटा, न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, कि अगर आपको ये पता करना है कि हमारा न्यूक्लियस जो है वो कितना स्टेबल है या कितना अनस्टेबल है, ये चीज़ अगर आपको पता करना है तो आप क्या चेक करो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चेक करो। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्टेबल होगा। फिर हमने युकावा मेसॉन थ्योरी में क्या पढ़ा कि जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है उसका जो मेन रीज़न है वो है न्यूक्लियंस के अंदर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, दी फोर्स एक्टिंग बिटवीन दी न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस में कौन कौन आ गए, न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो किसी भी दो न्यूक्लियन के बीच में लगता है। ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं होता। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटॉन पर लगेगा क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज है, न्यूट्रॉन पर नहीं लगेगा क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी ये लग सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी ये लग सकता है। कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो युकावा ने क्या बताया कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है उसका कारण क्या है और ये किस प्रकार का फोर्स है। तो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर फोर्स जो है एक प्रकार का एक्सचेंज फोर्स है, जिसमें जो न्यूक्लियॉन्स है यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ये आपस में क्या करते रहते हैं, कुछ पार्टिकल का एक्सचेंज करते हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टिकल है, एक नया प्रकार का पार्टिकल है जिसको उन्होंने नाम दिया मेसॉन। और मेसॉन बोला तीन प्रकार का है, पाई प्लस मेसॉन, पाई माइनस मेसॉन और पाई जीरो मेसॉन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कंटिन्यूसली जो है ना इनके बीच में इन पार्टिकल्स का ये होता है, लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, और इस एक्सचेंज की वजह से ही ये फोर्स कंटिन्यूसली लगता रहता है, और वही न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए एक और तरीका है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर के बीच में। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर के बीच में हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और उस ग्राफ के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का एक और थ्योरी, एक और तरीका हम आज सीखेंगे। ठीक है, ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन पी। ठीक है बेटा, अगर हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया, ग्राफ ड्रॉ किया, तो हम क्या पाते हैं कि n और p के बीच में, तो अगर n और p इक्वल हुए, ठीक है, अगर n और p इक्वल हुए तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, हार्ड लाइन ग्राफ में दिखा रहा हूँ, इसमें न्यूट्रॉन क्या है, वो प्रोटॉन के बराबर है, और प्रोटॉन का नंबर क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो n बराबर p बराबर z। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ में कुछ ऐसे पतले पतले और भी लाइंस ड्रॉ हुए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन था, इसके इधर वाला, ये वाला रीजन क्या हुआ, n ग्रेटर देन z वाला। ठीक है, या n ग्रेटर देन p वाला, n ग्रेटर देन p वाला। तो बेटा देखा गया कि इसके इधर n ग्रेटर देन p हुआ, मतलब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से अधिक है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से अधिक है। तो ऐसा देखा गया कि ऐसे न्यूक्लियस जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन से अधिक हो। ठीक है, तो ऐसे जो न्यूक्लियस थे वो क्या थे, आपके स्टेबल थे, है ना, वैसे न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल थे। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो, जब
हम जब हैवी न्यूक्लियस आने लगता है, ठीक है, जब हैवी न्यूक्लियस आने लगता है तो हैवी न्यूक्लियस का मतलब क्या है, जेड बढ़ जाना, सॉरी मास नंबर बढ़ जाना। मास नंबर बढ़ जाना मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का बढ़ जाना, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का बढ़ जाना, यही होता है। अब देखो बेटा, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाता है, ठीक है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो अगर ये प्रोटॉन की संख्या कम थी तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, है ना, ये दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब ये हुआ क्या, एक तो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो लगता है न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। ठीक है बेटा, तो जब तक न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से स्ट्रॉन्गर रहेगा तब तक तो वो साथ में बना रहेगा। लेकिन सोचो क्या हो अगर रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से अधिक हो जाए, तब फिर क्या होगा बेटा, वो एक साथ बने नहीं रह पाएंगे, उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए क्या जरूरी है कि उसमें न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा रहे। तो बेटा अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, ठीक है, जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो जरूरी हो जाता है कि उसको ओवरकम करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स और बढ़ जाना चाहिए। न्यूक्लियर फोर्स आप कैसे बढ़ा सकते हो, हाँ, अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ाऊंगा, अगर वहां न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा तो न्यूट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन वहां पर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि फिर जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव की तुलना में। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेबिलिटी वो गेन कर सकता है। तो आइडियल कंडीशन ये है कि या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर रहे या तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक रहे, तो ऐसा पाया जाता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा। आगे बात समझ में, तो फ्रॉम दिस ग्राफ, है ना, किसके बीच का ग्राफ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ग्राफ में, है ना, हमें एक ऐसा ये दिखाई देता है, और इस रेंज के जो न्यूक्लियस होते हैं हम उनको स्टेबल न्यूक्लियस मानते हैं, और ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं बेटा वैली ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वैली ऑफ स्टेबिलिटी, वैली ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एक और तरीका मिला हमें स्टेबिलिटी को पहचानने का कि इफ एन बाय पी रेशियो या तो बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए 1 के। ठीक है, इफ एन बाय पी रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, न्यूक्लियस इज सेड टू बी, न्यूक्लियस इज सेड टू बी स्टेबल। ठीक, न्यूक्लियस इज सेड टू बी स्टेबल। आगे बात समझ में, तो ये रहा आपकी न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी की वजह। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो भाई देखो, हमने दो तरह के रिएक्शन पढ़े हैं। ठीक है, एक होता है केमिकल रिएक्शन और दूसरा में हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में एक बेसिक सा डिफरेंस है। जब आप केमिकल रिएक्शन कराते हो, ठीक है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है बेटा, CO2 बनाता है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के मान लो क्या बनाया, CO2 बनाया। तो जब आप यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, रिएक्टेंट हो गए, तो इधर आपको प्रोडक्ट में क्या मिला, CO2। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि जो प्रोडक्ट है उसमें कार्बन भी है और उसमें ऑक्सीजन भी है ना, मतलब जो भी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स थे, है ना,
जो भी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के एटम्स थे वो प्रोडक्ट में भी अवेलेबल है। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स के एटम है वो प्रोडक्ट्स में भी अवेलेबल है। आगे बात समझ में। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, हम जो रिएक्टेंट डालते हैं, ठीक है, हम जो जिनको जिनको रिएक्ट कराते हैं वो कंप्लीटली बदल जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में उसकी न्यूक्लियस में ही चेंज हो जाता है, उसकी न्यूक्लियर आइडेंटिटी ही चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि है ना, यूरेनियम को है ना एक न्यूट्रॉन से हिट कराओगे, एक न्यूट्रॉन से एक यूरेनियम 235 पर बम्बार्ड कराओगे तो क्या होगा, वो बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। ठीक है, बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। तो आपने रिएक्ट किसको कराया था, यूरेनियम को। मिल क्या रहा है, बेरियम और क्रिप्टन विच इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में ये बेसिक सा डिफरेंस है। वहां पर जो न्यूक्लियस है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, वो अभी भी मौजूद रहता है आपके प्रोडक्ट में। बट यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट है वो उसका न्यूक्लियस ही चेंज हो जाता है, उसकी न्यूक्लियर आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है, राम श्याम बन जाता है ना। इस तरीके से पूरी तरीके से वो चेंज हो जाता है, सिंपल। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो समझते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। The reaction in which nuclear identity of reactant is completely changed in product is called न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, यानी अगर आपने एक एक रिएक्टेंट लिया, मान लो P, दूसरा लिया Q। ठीक है, P और Q को आप अगर रिएक्ट करा रहे हो तो आपको कुछ और ही मिलेगा, सपोज R एंड S। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, R एंड S मिलेगा, और इसके साथ कुछ एनर्जी रिलीज हो सकती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, Q, सॉरी नहीं, ABCD बोल लेता हूँ। A प्लस बी मान लो क्या बन गया, C प्लस डी, और साथ में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, Q वैल्यू। ठीक है, Q वैल्यू क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। तो जनरली देखो क्या हमने A और B को मिलाया था, और मिला क्या हमें, C और D। तो ये इंटायरली डिफरेंट टर्म हमें मिलता है। ठीक है, इंटायरली डिफरेंट न्यूक्लियर आइडेंटिटी वाला एक प्रोडक्ट मिलता है अपने को। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर रिएक्शन। समझ में आ रहा है बेटा। अब अपने को यहाँ पर समझना है कि मैंने जो ये Q लिखाया है, ये Q वैल्यू क्या होता है। ठीक है, इस टर्म को समझना है। Q वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, Q वैल्यू फाइंड करना। Q वैल्यू, जब भी कभी एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है, whenever there is a न्यूक्लियर रिएक्शन, वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी या तो एब्सॉर्ब होता है या तो एमिट होता है। ठीक है, जब भी कभी एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, सम एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड और सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, Q वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो गया इसका डेफिनेशन बेटा, दी एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन is called Q value
ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। अब हम समझेंगे कि आखिर इसको निकालना कैसे होता है। ठीक है, तो Q वैल्यू को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, और करके मैं बोलता हूं बेटा, इसको एक और तरीके से निकालते हैं। इसको बोलते हैं कि Q वैल्यू जो है वो बेसिकली डिफरेंस इन, ठीक है, क्या है, डिफरेंस इन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द, ठीक है बेटा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्यू वैल्यू कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द difference between rest mass energy of reactants and products। ठीक है, it is also defined as the difference between rest mass energy of reactants and products। इससे भी हम इसको डिफाइन करते हैं। अब देखो, आप सोचो कि रेस्ट मास एनर्जी होता क्या है। ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी होता क्या है, इस चीज को समझेंगे। तो मान लो बच्चे कि ये जो पार्टिकल A है और ये जो पार्टिकल B है, इसकी मास क्या है, ma है, और इसकी मास mb है। इसी तरीके से इसका मास mc है, उसी तरीके से इसका मास md है। साथ में मान लो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ka और इसके पास काइनेटिक एनर्जी है b। जब ये क्या बोलते हैं रिएक्टेंट्स निकलेंगे, उसके पास मान लो काइनेटिक एनर्जी है c और इसके पास है काइनेटिक एनर्जी d। एक चीज याद रखना, जहां पर आपने न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा है तो याद रखना बेटा, लिख लेना यहां पर, इन न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज ओबेड। सारे प्रकार के जो कंजर्वेशन के लॉ हैं वो सब यहाँ फॉलो होते हैं बेटा। एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, ये फॉलो होता है। दूसरा मास, ठीक है, मास का कंजर्वेशन, टोटल मास कंजर्व्ड रहेगा, ये भी फॉलो होगा। चार्ज कंजर्वेशन, टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, वो भी कंजर्व्ड रहेगा। और मोमेंटम कंजर्वेशन, दोनों प्रकार का है ना, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, ये सारे प्रकार के कंजर्वेशन लॉज जो है वो यहाँ पर वैलिड होते हैं, सारे प्रकार के। ठीक है, तो जहां पर आपने न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा है वहां लिख लेना कि न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज ओबेड। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मास कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। व्हाट डज इट मीन कि इधर का टोटल, इधर का जो रेस्ट मास है, इधर का जो रेस्ट मास है वो बराबर होगा आपका, ठीक है, मतलब टोटल मास जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। फिर आपका चार्ज दोनों तरफ का क्या होगा, बैलेंस्ड रहेगा, मास बैलेंस्ड रहेगा, मोमेंटम बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर भी वैलिड होती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। तो मैंने क्या बोला बेटा, जो ए पार्टिकल है उसके पास मान लो मास ए है, उसके पास एनर्जी इतना है, ये ऐसा है, ये सारी चीजें आपको दिख रही। तो जब मैं रेस्ट मास एनर्जी कहता हूँ तो आप क्या करते हो कि मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, एनर्जी तो एनर्जी है ही, मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हो। कैसे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हो, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर से। तो बताओ इसके पास कितनी एनर्जी है बेटा, तो इसके पास एनर्जी है ka प्लस क्या हो गया बेटा, mac स्क्वायर, इसके पास एनर्जी हुई, क्लियर है, इक्वल टू सॉरी प्लस इसके पास कितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वाला B है
kb है, और साथ में रेस्ट मास वाला एनर्जी mvc² है। ठीक है, तो इधर का टोटल एनर्जी कितना हो गया बेटा, इतना हो गया। दूसरे तरफ का टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो kc प्लस mc इंटू c² प्लस इस तरफ क्या हो जाएगा kd प्लस mdc²। ठीक है बेटे, तो इतना देखो टोटल एनर्जी हो गया। क्लियर है ना, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया तो ये आया। अब आप देखो, मैं मास को सबको एक तरफ कर लेता हूं, ये कहां से मिला मुझे, एनर्जी कंजर्वेशन से मिला। ठीक है, तो देखो बेटा इसको इधर लाया तो क्या हो जाएगा, ma प्लस mb माइनस mc प्लस md इंटू c² इक्वल टू क्या हो जा रहा है, देखो kc प्लस kd माइनस ka प्लस kb, ka प्लस kb। ठीक है, ये आ रहा है। ओके बच्चे, ये जो टर्म है ना, ये देखो यही क्या है बेटा आपका Q वैल्यू, दिस इज Q वैल्यू। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि Q वैल्यू जो है वो ये किसके टर्म में हो गया, देखो तो एक प्रकार से मास डिफेक्ट के टर्म्स में हो गया, मास के टर्म्स में। और यहां से अगर देखो तो ये किसके टर्म्स में हो गया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो अगर Q वैल्यू को मैं यहां से दोनों टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूं। देखो ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, देखो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू c², यहां से भी निकाल सकते हैं। या फिर ये देखो क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ C और D क्या है, प्रोडक्ट है, C और D प्रोडक्ट है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, Q वैल्यू मिल जाएगा। प्लस Q वैल्यू निकालने का एक और तरीका होता है, Q वैल्यू निकालने का एक और तरीका होता है, और वो होता है बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में। तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में हो जाएगा बेटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा बेटा, Q वैल्यू मिल जाएगा। तो Q वैल्यू निकालने के आपके पास तीन तरीके हैं। कोई दिक्कत बच्चे, आगे अच्छे से समझ में, इस तरीके से हो गया। तो कंक्लूड करते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आया Q वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास, क्या हो जाएगा बेटे, Q वैल्यू इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ए और बी क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू c²। ठीक है, यानी ma प्लस mb माइनस mc प्लस md इंटू c²। ठीक है, ये हो गया Q वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास। नेक्स्ट Q वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो ये क्या हो गया, देखो Q वैल्यू इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहां से भी निकाल सकते हो,
है ना, ये इसके टर्म्स में हुआ। और Q वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ये क्या हो जाएगा बेटा, Q वैल्यू इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ से भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास Q वैल्यू निकालने के 3 तरीके हैं, समझ गए बच्चे? ओके, अब देखो बेटा यहाँ से जब आप Q वैल्यू सॉल्व करोगे तो 2 संभावनाएं हैं Q वैल्यू आने की, या तो Q वैल्यू पॉजिटिव आएगा या तो Q वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब अगर Q वैल्यू पॉजिटिव आया इसका क्या मीनिंग है, और अगर Q वैल्यू नेगेटिव आया तो इसका क्या मीनिंग, ठीक है, इसको समझते हैं। केस 1 if Q equal to positive, if Q equal to positive, ठीक है बेटे, अगर Q पॉजिटिव आया तो इसका मतलब होता है, ठीक है, if Q equals to positive it means that energy is being released in the nuclear reaction, ठीक है, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सच रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, आगे बात समझ में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो खुद से हो सकता है, अपने आप हो सकता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैन अकर स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद से, स्वतः, ठीक है। अब क्या कहने का मतलब है कि खुद से हो सकता है, तो हमने जैसे कि देखा अगर A और B को ये किया तो क्या मिलेगा, C और D मिलेगा, और साथ में एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, Q वैल्यू रिलीज होगा। तो बेटा अगर ये A रेस्ट में है और ये रेस्ट में है, ठीक है, तो भी क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है ये वाला, ठीक है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी ना हो, इसके पास काइनेटिक एनर्जी ना हो, तो भी इसके पास क्या हो सकता है, ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा। ओके, मतलब इसमें किसी प्रकार से बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको किसी प्रकार से बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका सेकेंड केस देखो, केस 2, इफ Q नेगेटिव आ गया, ठीक है, Q नेगेटिव आ गया तो क्या हुआ भाई, तो ध्यान से सुनिए। इसका मतलब होता है कि इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है। इट मीन्स दैट एनर्जी इज बीइंग absorbed in the reaction, और ऐसे जो रिएक्शन होते हैं हम उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, आगे बात समझ में। ऐसे जो रिएक्शन होंगे जो कि एंडोथर्मिक हैं वो कभी भी अपने आप नहीं होंगे, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस
कैन नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, कैन नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। तो फिर कैसे होगा? तो फिर आपको, जैसे कि आपने देखा है कि रिएक्शन A प्लस बी से क्या बन जाता है, C प्लस डी, और Q वैल्यू निकलता है। तो बेटे इसमें अगर मान लो मैं इसको टारगेट बोलूं, ठीक है, इसको मैं टारगेट बोलूं, तो इसको प्रोजेक्टाइल बोलूं, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो क्या होता है, इस टारगेट मटेरियल पर इसको मारा जाता है, हिट किया जाता है। ठीक है, तो इसके पास क्या होना पड़ेगा, कुछ इसको फेंकना पड़ेगा इसके ऊपर, है ना, इसको चला करके लाना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा ऐसा। तो इसके पास क्या होगी, चल के आएगा तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इस ये जो पार्टिकल है, ये जो प्रोजेक्टाइल है, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ नहीं बल्कि जितना इसका नेगेटिव क्यू है, नेगेटिव क्यू वैल्यू है, उससे ज्यादा होना पड़ेगा। कम से कम उतना आप एनर्जी दोगे प्रोजेक्टाइल को, तब जाकर के आपका ये जो रिएक्शन है वो हो पाएगा, अदरवाइज ये रिएक्शन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। किसको एनर्जी दोगे, इन चारों में से किसको दोगे, तो आप किसी एक पार्टिकल को, एक को आपने टारगेट बोल दिया, एक को आपने क्या बोल दिया बेटे, प्रोजेक्टाइल बोल दिया। तो प्रोजेक्टाइल के पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा, वो आएगा, इसको हिट करेगा, और फिर रिएक्शन हो जाएगा अगर ये काइनेटिक एनर्जी उसके क्यू वैल्यू से अधिक है। दैट मीन्स कि इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, इस रिएक्शन को कराने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। ठीक है, कम से कम कुछ एनर्जी इसको देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये रिएक्शन होगा। तो जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, उस एनर्जी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी को क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी required, okay, the minimum energy required to carry out an endothermic nuclear reaction is called threshold energy, threshold energy। ठीक है, इसको हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय या तो ETH या फिर KTH से शो करते हैं। ठीक है, या तो ETH या फिर KTH से शो करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होगी, है ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू की कैसे निकालोगे कि कितना आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन अपने को नहीं करना है, इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, वो हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है, तो वेस्ट करने का नहीं टाइम आपको। ठीक है, तो कितना होगा ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो ETH की वैल्यू याद रखनी है आपको, माइनस Q इंटू 1 प्लस स्मॉल m by कैपिटल M। दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ETH या KTH इक्वल्स टू माइनस Q 1 प्लस स्मॉल m by कैपिटल M। ठीक है, ऐसा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर Q क्या है बेटा, तो Q है आपका
जो क्यू वैल्यू था, क्यू वैल्यू, और चूंकि आपका क्यू वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। के क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्यू क्या रखोगे, नेगेटिव क्यू वैल्यू रखोगे। इसमें देखो, ये टारगेट टारगेट का मास हमने क्या माना है, कैपिटल एम, और ये जो प्रोजेक्टाइल है उसका मास क्या है, स्मॉल एम है। ठीक है, टारगेट टारगेट मटेरियल का मास क्या है, कैपिटल एम, और इस प्रोजेक्टाइल का मास क्या है, स्मॉल एम। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल एम मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस, और कैपिटल एम क्या है बेटा, मास ऑफ द टारगेट मटेरियल, मास ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना, या तो ऐसे रखो Q की वैल्यू नेगेटिव रखना, या फिर आप सिंपली मॉड ऑफ Q लिख सकते हो, 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M, यानी हर हाल में ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हर हाल में, तो यहाँ पर आप सिंपली Q की वैल्यू पॉजिटिव लेकर के रख दोगे, या फिर यहाँ पर माइनस Q रखोगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तरीका है आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालने का किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का। ओके, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M। ओके, तो चलो यहाँ तक की कहानी समाप्त हुई बेटे। अब जो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी निकलती है ना, हमने देखा एक में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एक प्रकार की जो रिएक्शन हो रही है जिसमें Q वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि उस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जो एनर्जी हमें मिलेगी उस एनर्जी को हम क्या बोले, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो हमें एनर्जी मिलती है, वी विल कॉल देम न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, एनर्जी released in nuclear reaction is called nuclear energy, nuclear energy। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन की। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो देखो, एक हमने देखा था न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखो बेटा कि फिजन का मतलब ही होता है, फिजन का मतलब होता है टू ब्रेक और टू स्प्लिट, बट जाना, टूट जाना। फिजन का मतलब ही क्या होता है बेटा, बट जाना या टूट जाना। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है कि जब एक हैवी न्यूक्लियस 80 से जिसका मास नंबर ज्यादा है, ए ग्रेटर देन 80 वाला, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। आगे बात समझ में, ऐसे न्यूक्लियस अगर दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाएं, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस जब दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाएं और इसके साथ बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। If a heavy nucleus is split into two lighter nuclei, ठीक है, if a heavy nucleus is split into two lighter nuclei, then huge amount of energy
is released this is called nuclear fission रिएक्शन। ठीक है बेटे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या ले सकते हैं, न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम 235। ठीक है, अगर इसको देखोगे यूरेनियम 235 को, तो क्या किया जाता है, यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस लिया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास नंबर 235 होता है। इस पर एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है, मतलब ये टारगेट मटेरियल हो गया और ये प्रोजेक्टाइल हो गया। तो ऐसा देखा गया कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक हो जाता है बेटा बेरियम और एक बन जाता है क्रिप्टन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 56, इसका एटॉमिक नंबर है 36, इसका जो मास नंबर है वो है 144, इसका है 89 और साथ में निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 फ्रेश न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और इसके साथ में बड़ी मात्रा में एनर्जी मिलेगी, यानी क्यू वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बड़ी मात्रा में एनर्जी मिलेगी यानी क्यू वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर हर प्रकार का कंजर्वेशन लागू होगा। जैसे कि देखो ये क्या बताता है बेटा, चार्ज बताता है। तो ये देखो 92 प्लस 0 है ना, 92 हुआ। ये देखो 56 प्लस 36, ये भी क्या हुआ 92। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज बैलेंस हो गया। मास देखो बेटा, ये मास नंबर है ना, 235 प्लस 1 क्या हुआ 236। यहाँ देखो 144 प्लस 89 कितना हो जाएगा, 9 4 13, 233 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर 3 1 जा 3, तो 233 प्लस 3 236, तो मास 236 टोटल, चार्ज 92 टोटल में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें क्या है, बैलेंस है और एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगा क्यू के द्वारा। क्लियर है, तो ये हुआ न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम 235। अब यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा होगा कि ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235, अगर हम एक न्यूट्रॉन से इस पर बम्बार्ड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी देखो 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, है ना बेटे, प्रोडक्ट में भी 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। अब ये क्या है, ये बारी बारी से होता है, मतलब एक एक न्यूक्लियस फूटते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस को तोड़ सकता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस को तोड़ सकता है। ठीक है भाई, तो अगर हमारे पास एक सैंपल है, इतना उसमें क्या है यूरेनियम 235 है, तो दैट मीन्स कि इसमें कितने, सोचो कितने वो होंगे, क्या बोलते हैं, बहुत सारे एटम्स होंगे और बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, बहुत सारे एटम्स होंगे और उतने सारे न्यूक्लियस होंगे। तो अगर मैंने एक से मारा, एक न्यूट्रॉन से हिट किया, तो वो क्या करेगा, किसी एक न्यूक्लियस को ब्रेक कर देगा। एक न्यूक्लियस को ब्रेक करने से आप क्या देख पा रहे हो कि 3 नए न्यूक्लियस क्या हो गए, सॉरी 3 नए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, 3 नए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए। अब अगर मान लो ये 3 जो नए न्यूट्रॉन्स निकले, वो अगर अगले 3 पर काम कर जाए तो अगले 3 यूरेनियम को तोड़ दे, तो फिर क्या होगा, फिर उन तीनों से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, है ना। ठीक है, फिर उन तीनों से 3, तो इस तरीके से 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, 81 से 243, ऐसा करके क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और ये इतनी तेजी से होगा कि विद इन अ सेकेंड आपका जो पूरा का पूरा सैंपल है वो फूट जाएगा। और सोचो कितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, एक न्यूक्लियस के फूटने से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है। तो इतने सारे जब एक साथ फूट जाएंगे तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड एनर्जी निकलेगा, एटम बम बन जाएगा वो। ठीक है, तो एटम बम जो है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। क्लियर है मेरी बात। तो एक प्रकार से यहां पर क्या होता है, एक चेन दिखाई देता है आपको। 1 ने 3 को, 3 ने 9 को, 9 ने 27 को, 27 ने 81 को, 81 ने 243 को, तो एक चेन बनता हुआ दिखता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग चेन रिएक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग चेन रिएक्शन। समझते हैं।
चलो, तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन तो हम कह सकते हैं बेटा कि अगर एक रिएक्शन कंटिन्यूअस चेन ऑर्डर में मतलब एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में परफॉर्म हो रहा है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, चेन रिएक्शन कह सकते हैं। इफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन occurs in systematic order we call it chain reaction। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो चेन रिएक्शन है वो किस टाइप का होगा, ठीक है, ये चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड होगा या अनकंट्रोल्ड होगा, है ना, या होगा ही नहीं, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है न्यूट्रॉन के रिप्रोडक्शन फैक्टर पर। ठीक है, तो नोट करके लिखूंगा, चेन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ठीक है, रिप्रोडक्शन फैक्टर ऑफ, ठीक है, रिप्रोडक्शन फैक्टर ऑफ, या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको, रिप्रोडक्शन फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम लोग R से शो करते हैं। ठीक है, R से शो करते हैं। ओके, आगे बात समझ में। तो चलो देखते हैं कि ये रिप्रोडक्शन फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, तो इसको हम लोग R से शो करते हैं बेटा। तो ये बेसिकली रेशियो होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स टू दी रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितनी तेजी से वो पैदा हो रहा है और कितनी तेजी से वो लॉस हो रहा है, इसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। अब देखो, इसमें हम केसेस लेंगे। केस वन, इफ R जो है ना वो ग्रेटर देन 1 हुआ, सॉरी R इक्वल टू 1 हुआ सपोज, ठीक है, अगर R इक्वल टू 1 हुआ तो आपका जो चेन रिएक्शन होगा ना वो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होगा, सस्टेन्ड होगा, यानी सिस्टमेटिक ऑर्डर में थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा, वो ब्रेक होगा और थोड़ा एनर्जी कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, तो इसको कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो इफ R इक्वल टू 1, ठीक है, इफ R इक्वल टू 1, this is called steady reaction, सॉरी, अगर इफ R इक्वल्स टू 1 तो इसका मतलब जो आपका रिएक्शन है ना वो एक स्टेडी रेट पर, मतलब एक कांस्टेंट रेट पर चलेगा। इफ R इक्वल्स टू 1, रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन occurs at steady rate, ठीक है, कांस्टेंट रेट से आपका रिएक्शन चालू रहेगा। और इस सिचुएशन में R इक्वल टू 1 जब रहता है तो जो आपका सैंपल है, ठीक है, जो न्यूक्लियस का जो आपने सैंपल लिया है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं
या साइज ऑफ सैंपल जो है उसको क्रिटिकल साइज कहा जाता है। साइज ऑफ सैंपल इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हुआ केस 1। अब केस 2 की बात करें। ठीक है, केस 2 की बात करते हैं। इफ r ग्रेटर देन 1, ठीक है, r अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो जो रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी, ठीक है, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इफ r इज ग्रेटर देन 1, न्यूक्लियर रिएक्शन occurs at fast speed, ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगा, फास्ट स्पीड हो जाएगा। और जो ये साइज ऑफ सैंपल होगा इस समय उसको सुपर क्रिटिकल बोल देंगे। ठीक है, साइज ऑफ सैंपल इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल। ठीक है, और केस 3 इफ r इज लेस देन 1, अगर r को आपने लेस देन 1 कर दिया तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्शन स्लो डाउन एंड स्टॉप्स, और फिर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, साइज ऑफ सैंपल कहलाता है, इज कॉल्ड सब क्रिटिकल। ठीक है, तो ये हमने देखा कि R के वैल्यू पर जो है आपका ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, स्लो होगा, स्टेडी होगा, यानी कांस्टेंट होगा। तो मैंने क्या बोला बेटा, अगर आपका R का वैल्यू 1 है, रिएक्शन स्टेडी होगा, कांस्टेंट होगा। अगर R ग्रेटर देन 1 है तो आपका जो ये है रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाएगा, फास्टर रेट पे होने लगेगा। और अगर R लेस देन 1 है तो आपका स्लो डाउन हो जाएगा रिएक्शन, और फिर वो हॉल्ट हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये R की वैल्यू पर इस तरीके से डिपेंड करता है। अब देखो बेटा, इस बेसिस पर हम लोग जो चेन रिएक्शन है उसको दो कैटेगरी बनाते हैं। एक को कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक को कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है, इफ R equal to 1, then reaction occurs at constant rate. Reaction occurs at constant rate and energy is released steadily. ठीक है, if R equals to 1, then reaction occurs at constant rate and energy is released steadily which can be controlled. और इतनी एनर्जी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, which can be controlled. So such reactions are called controlled chain reaction. ठीक है बेटा, इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो, इस पर बेस्ड होता है आपका
न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, नोट करके लिख लेना। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का यूज करते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर वी यूज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गई बात कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की। अब बात करेंगे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अगर आपका R ग्रेटर देन 1 होगा बेटा, इफ R ग्रेटर देन 1, ओके, इफ R आपका ग्रेटर देन 1 है, देन रिएक्शन अकर्स at very fast speed, due to which it is not possible to control the energy released. So such reaction are called uncontrolled चेन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। आधी बात समझ में बेटे, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। कहाँ यूज होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन? नोट। तो ऐसे रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो आप एटम बम पढ़ते हो, एटम बम में यूज किया जाता है। इन एटम बॉम्ब uncontrolled chain reaction occurs, ठीक है। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन वहां पर होता है। क्लियर है मेरी बात बेटे? तो आपने समझा बेटा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। अभी अभी हमने बोला कि अगर आप कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यूज करो तो आप क्या कर सकते हो, एक कंट्रोल्ड मैनर में एनर्जी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल्ड मैनर में आप एनर्जी को जनरेट कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो उस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल्ड एनर्जी है, तो उसको हम लोग अपने डेली लाइफ यूज के लिए या अपने पावर रिक्वायरमेंट की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, पावर्स की ज़रूरत को पूरे करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो इसी पर बेस्ड हमने एक ये निकाला जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर, तो क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर? तो आप कह सकते हो कि ये एक प्रकार का डिवाइस है। इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस, इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस इन विच energy is generated from controlled nuclear chain reaction, ठीक है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी को जेनरेट करते हैं, ठीक है। ये आज के डेट में बहुत ही अच्छा सोर्स है बेटा एनर्जी का, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत थोड़ा सा भी जो यूरेनियम है वो क्या कर सकता है, सालों तक एनर्जी देता है, ठीक है। बहुत सालों तक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो हमारी जो ह्यूज एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको बहुत अच्छे से पूरा किया जा सकता है
फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। लेकिन इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एज वेल एज इसमें हैजार्ड भी बहुत है, मतलब खतरे भी बहुत है। इसके जो रेडिएशंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। लेकिन सही तरीके से यूज़ करने पर, सही तरीके से अगर हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा तो इससे हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। आज के दिन में हम लोग इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं। हम अपनी पावर रिक्वायरमेंट, मतलब बिजली की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करते हैं। प्लस आप सुनते होंगे न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर वो है, क्राफ्ट है, क्या बोलते हैं, नेवी वाले जो क्राफ्ट्स होते हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि वो उनको पानी में रहना रहता है, तो उनको आप पावर सप्लाई कैसे दोगे, ठीक है। तो ये सबसे बेहतर सोर्स का काम करता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, अब न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चों।